हमारी पब्लिक है ना, देखो कैसी बैठी है। ये कॉल क्या लाइक देखना पड़ेगा। खबर इसलिए कि आके यहाँ पे मुखातिब आपसे मुखातिब करे। मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि मजलिस हाजिर मुस्लिमीन आपके बीचों बीच में रह रही है, आपकी नुमाइंदगी कर रही है। चाहे वो सन 93 का वाक़या ले ले, लाहौर में जो जल्जला आया था, यही मजलिस हाजिर मुस्लिमीन थी, वहां पर मेडिकल कैंप डाला था। आप इसने जहां का वाक़या ले लिया, यही मजलिस हाजिर मुस्लिमीन थी जो हमारे पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी। ऐलान मिल्लत ऐसे कई वाक़यात है। आप 1984 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, भाइयों और नौजवान साथियों, बैतुल्लाह के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुफ़क़ा, शहनशीन पर तशरीफ फरमा, बैतुल्लाह के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब फैयाज अहमद खान साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान जनाब आसिम वक़ार साहब, जनाब डॉक्टर दानिश साहब, डॉक्टर दावर साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब, जनाब खालिद सिद्दीकी साहब, जनाब सईद पापा साहब, जनाब अब्दुल हमीद साहब, जनाब रब्बानी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद हैदराबाद से तशरीफ लाए जनाब तैयब साहब, और साबिक़ा रुकन बल्दिया हैदराबाद से तशरीफ लाए जनाब महमूद इंजीनियर साहब। अजीज़ान मिल्लत, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज जनाब फैयाज साहब के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आज 11 नवंबर है और पूरे मुल्क में मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। मैं आपको मौलाना आजाद के बारे में चंद बातें बताना जरूरी समझता हूं ताकि आप हमारी सियासत को समझ सकें। 11 नवंबर को मौलाना आजाद के जिसका खत उन्होंने छापा था कि सरदार पटेल ने गांधी को खत लिखकर कहा कि अब भारत की नई मिनिस्ट्री बन रही है, उसमें आजाद को मिनिस्टर ना बनाया जाए। मेरे भाई, ये जो तकालीफ हम आज उठा रहे हैं ना, बिगेस्ट माइनॉरिटी ऑफ द कंट्री हम है, जरूर है। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए 1810-20 में शुरू की, जब ये संघ परिवार के लत लेकर फिराने वाले नहीं थे। हमारे उलमाओं ने शुरू की थी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। वो मौलाना आजाद के बारे में ये कहा गया कि इनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। आप सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग मजलिस को गाली देते, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते। एक एक बात सच कह रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो वक्त बताओ, मैं आता हूं डॉक्यूमेंट्स लेके, तुम सामने नहीं बैठ पाओगे। मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे तकलीफ इसलिए होती है, मेरी जबान को लोग बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलता है, कड़वा नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज सब बोल रहे मौलाना आजाद ऐसे थे, मौलाना आजाद वैसे थे। मौलाना आजाद को कहा गया कि आप जाकर रामपुर में इलेक्शन लड़ो। मौलाना आजाद ने कहा मैं नहीं रहूंगा रामपुर में जाकर। तो लोगों ने कहा जाइए आप। उन्हें कहा क्यों? वो ज्यादा मुसलमान है, आप जीत जाएंगे।
ये पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का हम 2024 में यही हाल है कि ये बताओ मेरे को आप, यही हाल है, कुछ नहीं बदला। जहां पर मुस्लिम अकलियत की एम्पावरमेंट की बात आएगी और उस जमाने के जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो लोग क्या बोलते थे, नहीं नहीं छोड़ो, सियासत छोड़ो, लीडरशिप की बात मत करो, हमारी तहजीब की हिफाजत होना चाहिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारी तहजीब की हिफाजत, तुम्हारे इबादतगाहों की हिफाजत, तुम्हारी शनाख्त की हिफाजत, तुम जिस तरह जिंदगी गुजारना चाह रहे हो उसकी हिफाजत, तुम्हारे औलाद का मुस्तकबिल, इसका ताल्लुक सियासी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा मरते दम तक, तो वो ये शख्स है असदुद्दीन ओवैसी का। इनकी गारंटी आप भी ले सकते हो, हम भी ले रहे हैं। हिंदुस्तान में अकेले इंसान, अकेले शख्स, अकेले लीडर ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अकेले कर रहे हैं। 543 की लोकसभा में 543 की लोकसभा में वो तो अपने नारे बहुत लगा रहे थे, चीख कर लगा रहे थे। अगर किसी ने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का सर ऊंचा करने के लिए नारा लगाया है, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का, तो वो ये बैठे। अगर ये आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको इनके साथ इनके मुतहदा तौर पर एक ऐलान करे थे, एक फैसला करे थे कि कोई एक मुसलमान कैंडिडेट को दे दो, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उधर तमाम महिला के लोग, मदनपुर के लोग के डिसाइड करे थे या नहीं करेंगे। उसके बाद जब यहां से मजलिस मुस्लिमीन, जब तुमने टिकट नहीं दिया और मजलिस ने फैयाज अहमद को टिकट दिया, तो तुम जाकर जान छूट करके बोलने बैठते हो। ये सर्फ है आपका। आज जरूरत इस बात की है, इनके बातों में ना आए, ये सिर्फ बहतान लगाना और इल्जाम लगाना जानते हैं। फैयाज अहमद और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है, यहाँ की अवाम बखूबी पहचानती है। मैं आप तमाम से यही कहूंगा, मुत्तहिदा तौर पर, मुत्तफिका तौर पर निकलकर 20 तारीख के रोज अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दीजिए। जब मुल्क के दो टुकड़े होने जा रहे थे तो मौलाना आजाद अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं दौड़ा नेहरू के पास, नाउम्मीद हो गया, मैं दौड़ा गांधी के पास, नाउम्मीद हो गया। मौलाना आजाद ने कहा कि मैं तकलीफ में था कि मुल्क के क्यों दो टुकड़े किए जा रहे हैं। मुल्क के दो टुकड़े हो गए जब संविधान बनाने की बात आई, और जब संविधान बनाने की उस कमेटी में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात आई, तो मौलाना आजाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब मैं और मौलाना हिफ्जुर रहमान मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते तो पटेल मुसलमानों से तजम्मुल साहब होते थे, और एक मोहतरमा होती थी, उनका नाम याद दिला रहा मुझे, सरदार पटेल। इन दोनों को बोलते हो, जवाब दो, आजाद का और हिफ्जुर रहमान साहब का। और वो लोग खड़े होकर क्या बोलते, आजाद देश के हित में बात करो, देश के हित में नहीं है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। आजाद बोलते थे कि कम से कम रिजर्वेशन दे दो। तो आजाद की बात नहीं सुनी गई मौलाना आजाद की, और मौलाना आजाद ने तारीखी जुमला कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई, मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने में कई मरतबा जेल में थे। ये आरएसएस संघी के लोग जेल नहीं गए थे, मौलाना आजाद जेल में रहते थे 10-10 महीने, 11-11 महीने, 9-9 महीने, एक नहीं सैकड़ों मरतबा जेल को गए। वो शख्स को ये कहा गया, तजम्मुल को उठाया गया, कोई मोहतरमा को उठाया गया, उन्होंने कहा नहीं। आज क्या होता है, आज अगर कोई मुसलमानों के लिए संविधान के दायरे में कोई बात करता है तो जिस तरह वहां पर तजम्मुल को उठाया गया था, ऐसे कई लोगों को उठाया जाता है। ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, इसकी बात पर यकीन मत करो। फिर मौलाना आजाद एजुकेशन
एजुकेशन के मिनिस्टर बन गए। तो एजुकेशन के मिनिस्टर जब वो बन गए, रिजर्वेशन की एक कमेटी थी, उसमें उस वक्त के नाम निहाद मुसलमानों को कमेटी का मेंबर बना दिया गया। और जब आरक्षण की बात आई तो कोई भी मुसलमान उस कमेटी में मुंह नहीं खोला, कोई मुंह नहीं खोला। ये मैं कहां से कह रहा हूं कि मुंशी के कागजात पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मौलाना आजाद 1 साल तक पार्लियामेंट में तकरीर ही नहीं किए, 1 साल तक तकरीर ही नहीं की मौलाना आजाद पार्लियामेंट में, एजुकेशन मिनिस्टर थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बेस्ट सर्विस को, तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुद्दे हैं। अगर दोबारा ये सरकारें आएंगी, याद रखिए मुंबई में कोई जमीन खाली नहीं रहेगी। बोलेंगे ये तू ले ले, ये तू ले ले, तू माल बना ले, तू ये बना ले। माल के नाम पर माल जमा कर रहे हैं। और याद रखिए, मुझे तो खौफ है इतनी बड़ी जमीन खाली कैसे है। यहां पर आकर देख लिए होंगे, क्योंकि मोदी ये बोलते हैं कि मैं घर से ड्रोन भिजाकर देखता हूं हर चीज को। तो जाहिर है मोदी ड्रोन में देखे होंगे वो दारुल फैज, इतनी बिल्डिंगें, इतनी जमीन खाली है, मेरे दोस्त को मिलना चाहिए। आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी शिंदे वाले, अरे 1,80,000 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, फॉक्सकॉन का और टाटा एयरबस का। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि यहां पर महाराष्ट्र में आएंगे। महाराष्ट्र अगर ताकतवर रहेगा, मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, अगर वो ताकतवर रहेगा तो देश ताकतवर रहेगा। मगर बीजेपी के लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, यहां से जो भी है निकालो, बाहर लेकर जाओ। और कर क्या रहे हैं? चोरी कर रहे हैं। ये मेरा एमएलए, ये तेरा एमएलए। ऐसा लग रहा है कि एमएलए का हराज हो रहा है महाराष्ट्र में कि बोल तेरी कितनी कीमत है, उन्होंने बोला मेरी कीमत है, आजा ले ले आजा। फिर वोट डालने वालों की अहमियत क्या रही बताओ आप। आपने पिछले बार मजलिस के, मैं बाइकुल्लाह के वोटर से मुखातिब हूं, अभी आपने एमआईएम को वोट नहीं दिया, आपने किसी और को अपना वोट दिया। हम उस फैसले को मानते हैं, मगर जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो दूसरी पार्टी में जाकर बैठ गए, तो बताओ तुम्हारा वोट की अहमियत क्या रही फिर। और क्या गारंटी है कभी कोई आ रहा है तो दूसरी पार्टी ना जंग कर ले। ये तो ऐसा हो गया कि सुबह में एक रंग का शर्ट पहनेंगे, शाम में दूसरे रंग का पैंट पहन के निकलेंगे घर से अपने। तो मेरी आप सदरन गुजारिश है कि मेरी इन बातों पर आप गौर करिए। यहां से आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। और जब बात नुमाइंदों की आती है, मैं बड़ी तकलीफ के आप लोगों के सामने अर्ज कर रहा हूं, बुरा मत मानिए, सच्चाई को बयान कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। 20 साल के बाद 2019 में एक महात्मा गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा कि अब अगर किसी मुसलमान को सदर बनाना है तो ऐसे आदमी को बनाओ जो हमारी बात को सुनता है। मौलाना आजाद नेहरू के इस बयान पर नाराज हुए कि कैबिनेट प्लान को नेहरू ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता इसको। मौलाना आजाद ने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को बुलाओ। जो वर्किंग कमेटी में ये बात मौलाना आजाद ने कही कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो, ये तो पार्टी का फैसला था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो ये बड़ी एम्बेरेसिंग बात हो जाएगी, शर्मिंदगी की बात हो जाएगी कि पार्टी के सदर की बात को तुम लोग रद्द कर रहे हो, इसके सदर बने बांटने के लिए। तो बोलता मैं ये कर दूंगा। आपको मालूम महाराष्ट्र में भी कर्जा कितना है? महाराष्ट्र सरकार का कर्जा 5,32,000 करोड़ रुपये। 2019 में 3,35,000 करोड़ बढ़ के माशाल्लाह शिंदे बोले मेरा क्या है छोड़ना ले 5,32,000 करोड़ रुपये। अभी 2030 में
2030 के आने तक महाराष्ट्र सरकार को उस कर्जे का 2,75,000 अदा करना। तो ये लोग क्या करते हैं, अब 2,75,000 अदा करना है, मार्केट से 80,000 को उठाते इसी हफ्ते में गुजार दिए, आपके दरमियान में गुजार दिए, आपके गली कूचों में गुजार दिए, आपकी खुशी में शामिल, आपकी मैयत में शामिल, आपके गम में शामिल। जब ये शख्स आपको जानता है, आप इसको पहचानते हैं, तो मेरी आपसे दरखास्त है कि 20 तारीख के दिन अपना एक कोट पतन के निशान पर बटन दबाकर अपनी आवाज को महाराष्ट्र के असेंबली में भिजाइए। नहीं होगी, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सियासी नुमाइंदा नहीं रहेगा, ना तुम्हारी तहजीब बचेगी, ना तुम्हारी इबादत गाहें बचेंगी, ना तुम्हारी शराब बचेगी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं आपको, 1947 की बात कर रहा हूं। मौलाना आजाद क्या लेकर गए इस दुनिया से? बताओ जो लोग आज मुझे गाली देते, ये बात सच है या नहीं है, बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। लोग बोलते नहीं मुस्लिम अकलियत अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएगी तो देश के हित में नहीं है। अरे जालिमों, देश के हित में है मुस्लिम लीडरशिप। हर समुदाय का लीडरशिप होगा, मराठाओं का होगा, दंगरों का होगा, सब समाज का होगा, मराठाओं का होगा, मगर जब मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात आई, नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुम हमेशा सरेंडर कर जाओ, सबमिशन जो बोलते अंग्रेजी में। मेरे भाई, सरेंडर और सबमिशन से काम नहीं होता, आपको एक एजेंसी की जरूरत है, और वो एजेंसी का रूप आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन निभा रहे पूरे भारत की जमहूरियत में। इसीलिए नफरत करते, इसीलिए पसंद नहीं करते। अरे वो आजाद के बारे में तुमने क्या किया, जिसको नेहरू बोलते थे हमारे अमीर कारवान हैं, और उसी अमीर कारवान को कांग्रेस की सहारा से हटा दिए। अमीर कारवान बोलते थे जवाहरलाल नेहरू। उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं थी, मगर आजाद से ये कर दिए। अब मोदी का जमाना है, ये वो वजीर आजम है, और भी ऐसे दुम छल्ले जो बोलते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं। याद रखो, जो 70 साल पहले गलती हमारे बुजुर्गों ने की थी, अगर वो सियासी लीडरशिप को बना देते तो आज हमको आरक्षण भी मिलता, आज हमारी सियासी क़यादत भी होती, हम जेलों में नहीं बाहर होते। आज हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको आज देना चाह रहा था, मौलाना आजाद की यौम पैदाइश को सामने रखकर। मौलाना आजाद की बहुत सी बातें जब किसी और वक्त में इंशाअल्लाह बोलूंगा मैं, मगर इतना तो बोलूंगा कि सियासी लीडरशिप को बना। वजीर आजम ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी और मुख्तलिफ पार्टीज ने इस बारे में सोशल मीडिया पर आपकी पैदाइश का जिक्र किया। ये बात आपको जानना जरूरी है कि मौलाना आजाद इस मुल्क के मुजाहिदीन आजादी में आपका शुमार होता है। आप कई मरतबा इस मुल्क की आजादी के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किए। आपने जेल में बैठकर कुरान करीम का तर्जुमा भी किया। आप दो अखबार कलकत्ता से निकालते थे अंग्रेजों के खिलाफ, अवाम में अंग्रेजों के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए, तो अंग्रेजों ने उन दोनों अखबार पर पाबंदी लगा दी। फिर आपको कलकत्ता से अंग्रेजों ने निकाल दिया। मौलाना आजाद इस मुल्क के पहले एजुकेशन के मिनिस्टर बने। अब यहां से तारीख शुरू होती है, जब संविधान बनाया जा रहा था, उसको हम अंग्रेजी में बोलते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उर्दू में बोलते दस्तूर साज असेंबली। जब मौलाना आजाद, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि
संविधान बनने से पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स की एक लिस्ट होती थी, माने हल्के अलग होते थे मजहब की बुनियाद पर, फिर आरक्षण मिलता था मुसलमानों को। मगर जब बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गई, मुल्क का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, जब मुल्क के दो टुकड़े किए जा रहे थे, तो ये बार बार जो ताकतें और तंजीमें इस मुल्क की सेकुलरिज्म के दुश्मन रही है, वो तंजीमें जो इस मुल्क की आजादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि आरएसएस, वो बार बार भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुल्क का विभाजन हुआ, तुम लोग इस देश को छोड़ के चले जाओ। आप और हम सुनते हैं इन लोगों की जबानों से। तो जब मुल्क का विभाजन हो रहा था, बल्कि उससे पहले मौलाना आजाद कांग्रेस के सदर थे, मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, जिसको उन्होंने वसीयत की कि मेरे मरने के 30 साल के बाद इसको छापना चाहिए, उस किताब में मौलाना आजाद लिखते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं ये समझ रहा था कि उस वक्त अंग्रेजों से जमाने में एक कैबिनेट प्लान मंजूर हुआ था, एहतराम इज्जतमाब अनंत पार्टी के ऑल इंडिया के सदर जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब, हमारे दोस्त वसीम बकाल साहब, अहमद बाला साहब, मेरे मोहसिन बदरू भाई, मेरा दूसरा मोहसिन रब्बानी भाई, क्योंकि नाम लेना बहुत जरूरी चुनाव सर पर है, इसके लिए मस्का भाई लगा के काम चला। मेरा असलम भाई भी है, रफीक भाई भी, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। और इसी इलाके में पैदा हुआ, बचपन गुजरा, इसी अखाड़े के अंदर मैंने वर्जिश शुरू की, जिससे मेरा नाम पहलवान करके पुकारा गया। इसी वाराणसी ग्राउंड के अंदर मैंने जिंदगी के बहुत ही अच्छे दिन गुजारे। कहने का मतलब ये, आज मेरी उम्र जो है जाने वाली और आप आने वाला थे। मैं एमएलए बना, नगर सेवक बना, तुम्हारी भाभी नगर सेवक बनी, फिर मैं नगर सेवक बना। जिंदगी की सारी खुशियां आपने मेरी झोली में डाल दी। मैं बहुत मुतमईन हूं अपनी जिंदगी से, क्योंकि मुझको उस मदनपुर में बहुत कुछ दिया। एक मरतबा एमएलए था मैं, तो वर्ल्ड टूर आया, तो मेरे कुछ कलीग थे, दोस्त थे, कहा कि भैया वर्ल्ड टूर जाएंगे, 2 महीने एंजॉय करके आएंगे। तो मैं चुप रहा, कुछ बोला नहीं। फिर उसको रिपीट किया, चल पासपोर्ट बना, चलते हैं। बोला मुझको कहीं नहीं जाना, सिर्फ एक ही मरतबा हिंदुस्तान से बाहर निकलूंगा, बदनपुर से बाहर निकलूंगा, जब मदीना मुनव्वरा के ज़ियारत करने की जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मेरे मदनपुर से खूबसूरत कोई जगह नहीं। यहाँ पे हर चेहरा मेरा जाना पहचाना है, हर बच्चा जाना पहचाना है, हर आदमी मुझको प्यार करता है, हर गली मुझसे बातें करती है, मैदान बात करता है, चाली बात करती है, दरवाजे बात करते हैं, बाजार बात करता है। ऐसा इलाका छोड़कर मैं क्यों जाऊं दुनिया देखने के जो से खूबसूरत हो? मुझको ऐसे खूबसूरत चीजों को देखना ही नहीं है। ये मदनपुरा जो तारीखी लोगों का शहर है, ये मैदान तारीखी मैदान है जहां से मुल्क की आजादी का दूध फूका गया। आप जानते हैं, एक नगर सेवक
इसने यहां पर पार्किंग बनाने का काम किया, 125 करोड़ रुपया लाया, बड़े बड़े नेताओं के पास गए, हमारे हमीद भाई और पापा भाई भी, ये थक गए तो मेरे पास आए, बोले फैयाज भाई ये ग्राउंड को बिल्कुल नहीं हाथ लगाना चाहिए क्योंकि तारीखी ग्राउंड है। और मैं जानता था क्योंकि ये अखाड़ा जो है जहां भोलू, अकरम, योगा बंटवारे से पहले ये अखाड़ा 100 साल के रेस का अखाड़ा ही से मैंने अपने कुछ दिन गुजारे। ये मैदान ये मदनपुरे वालों का है, वामसी मैदान मदनपुरे वालों का, 2 ही प्ले ग्राउंड है इतने बड़े हल्के में, तो पार्किंग बनाने के लिए 10-10 फीट अंदर एक माल चला के 300 पार्किंग बना देंगे। तो मैंने कहा जो अधिकारियों से पहले 1600 पार्किंग तो हमको दे दो, रहेगा में 1600 पार्किंग थी उसको दबा दिया तुम लोगों ने, और उसके बदले यहां पर पार्किंग को फिर चालू किया। मैंने कहा एक और जगह है, अगर पार्किंग बनाना है तो बाजू में गैरेज पे बनाओ, यहां पर 500-5000 गाड़ियां पार्क हो सकती है। इस ग्राउंड से बड़ा ग्राउंड है, तल्ले पे तल्ला, तल्ले पे तल्ला, तल्ले पे तल्ला, बनाओ पार्किंग। ये ग्राउंड के पीछे क्यों पड़े हैं आप? मैंने आंदोलन चलाया, यहां के नौजवानों को साथ में लिया, तो यहां के जो नगर सेवक थे उनकी हालत खराब हो गई, उन्होंने अपने प्रपोजल को वापस लिया, तब जाकर ये ग्राउंड बचा। ये मेरे बच्चों के लिए है, और जो भी आंख लगाएगा या हाथ लगाएगा तो न उसका हाथ रहेगा न उसकी आंख रहेगी। मेरी उम्र पे मत जाना। 2016 में 180 लाख मदनपुरे के चौराहे पे जाकर हर उस आदमी को जो ड्रग्स बेचता था उसका मैंने क्या हाल किया जरा उससे पूछ लेना। जो चीजें मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी, मेरी कौम को नुकसान पहुंचाएगी, मेरे समाज को नुकसान पहुंचाएगी, मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी, फैयाज अहमद उसके खिलाफ था, है और रहेगा। आज विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, मुझको नहीं लड़ना था, अल्लाह ने मुझको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, मुझको नहीं लड़ना था। तो मैंने एक बात कही, उस पार्टी में विवाद हो गया, मैंने पार्टी छोड़ दिया। चुनाव आया, दोनों पार्टी के लोगों से मैंने कहा कि मुझको लड़ना नहीं है,